नमस्कार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का जो अपना सिलेबस है, उसमें पहला पॉइंट है अपना फॉरेस्ट पॉलिसी यानी कि वन नीति का। वन नीति में यहाँ पढ़ने के लिए अपने पास 4 पिलर्स हैं। 3 तो अपनी पॉलिसी है, एक आती है अपनी पॉलिसी 1894 की, दूसरी पॉलिसी थी अपनी 1952 की और तीसरी पॉलिसी आती है अपनी 1988 की। इसके अलावा अपनी जो स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी, शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम हो जो अपनी बिना स्टेट पॉलिसी के पूछे कंडक्ट हो जाए, लगभग किसी में नहीं होता है। तो आपको अपनी स्टेट पॉलिसी देखनी ही होती है। हालांकि जब सिलेबस में ना हो तो डिटेल नहीं देखना है, कब क्या है, थोड़ा बहुत अगर कुछ एक्सेप्शनली उसमें है तो बस वो 2-4 लाइन का सवाल रहता है। तो ऐसे 4 पिलर रहेंगे। इसमें से पिछली बार हम लोग जो अपनी 1894 और 1952 की पॉलिसी है, इन्हें देख चुके थे। अपने लिए मुद्दा बचता है ये पॉलिसी समझना, और जैसे ये हो गई इन सबका कंपैरिजन एक बार कंपेयर कर लेंगे और अपना ये यूपी वाली देख कर निकल लेते हैं। तो मेन मुद्दा आता है अपनी ये फॉरेस्ट पॉलिसी को समझना। इसमें वही सेम तरीके हैं अपने कि कोई भी पॉलिसी आई है तो उसकी ज़रूरत क्या है, उसके कुछ विशेष साइलेंट जो फीचर हैं उसके उन्हें, और इसमें समस्याएं क्या है, क्योंकि ये समस्याएं हैं इसीलिए अपनी नई ये पॉलिसी आई थी। अभी रिसेंटली ड्राफ्ट आया था 2021 में, हालांकि फिर ड्राफ्ट वापस ले लिया गया, तो फिर अभी अपनी करंट पॉलिसी यही चल रही है। तो पहले देखते हैं इसकी ज़रूरतें क्या है। आप आराम से समझो इसे, क्योंकि यहाँ पढ़ाने का एक, जब तक अपनी डेट क्लियर नहीं है, टाइम है, तो ये मान के चलेंगे कि यहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है उसके 2 ऑब्जेक्टिव है। एक तो आप इस एग्ज़ाम में, कई बार क्या होता है, वैसे परसेप्शन मेरा ये है अभी तक के पिछले जो 1 साल में जो भी पेपर हुए हैं उनके अगर 100 क्वेश्चन का पेपर है तो उसमें से 95-96% जो क्वेश्चन बैंक रहती है हम लोगों की, उससे निकल आते हैं क्वेश्चन। 3-4 क्वेश्चन ही एक्सेप्शनली होते हैं, वो भी थोड़ा बहुत ही इधर उधर जाएंगे। तो अगर आपको वो मोरल स्टोरी पता है, बैकग्राउंड पता है, तो वो 4 क्वेश्चन को भी हैंडल करना आसान हो जाता है। मैं तो आपसे 90 का ही एवरेज कमिटमेंट करूँगा, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर वाला भी एक बड़ा हिस्सा है, उसे फिर से समझ के पढ़ाना पड़ेगा, तो वो हमारे लिए भी टफ हो जाएगा। तो अपना पहला ऑब्जेक्टिव है कि आखिर ये जो पॉलिसी है 1988 की, इससे आने की ज़रूरत क्या थी। देखो, देश आज़ाद हो गया अपना, आज़ादी के टाइम पे अपनी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? खाने की। इतना ज़्यादा प्रेशर था कि जब उस टाइम पे वियतनाम वार हो रहा था, यूएस ने एक टाइप से वहाँ ज़बरदस्ती कर रखा है वार, हम लोग चाहे करके भी उसके विरोध में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि इनकी एक पीएलए स्कीम थी, प्रॉपर नाम तो मुझे भी याद नहीं उसका। उसके अंदर हम लोगों को यूएस से और ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि जो यूएस एलाइड है, नाटो ग्रुप है, इनके थ्रू हम लोगों को गेहूँ खाने को मिलता था। वीट कैसा था, जैसे पुराने ज़माने के जो लोग हैं हरियाणा में, जब कभी गया तो उन्हें बताया कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया का गेहूँ खाने को मिलता था। बोला बड़ा टफ होता था, उसकी रोटी तो बना देते थे लेकिन वो रबड़ जैसी होती थी, मुड़ती नहीं थी, टूटती नहीं थी। तो शिकायतें जो भी, लेकिन हमें कुल मिला के उस टाइम पे खाने की दिक्कत थी। तो कोई भी देश की नीति निर्माण जो भी हो रहा हो वो ज़रूरतों को देख के करेंगे। तो जब हम लोगों ने 52 की पॉलिसी बनाई थी, तो आपको सीधा सीधा वहाँ दिख रहा होगा कि हम लोगों ने सीधे 6 प्राइम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करे, और उनमें से क्या था, खेत का प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो जो गोबर था उसे कंडे में ना उपयोग करके सीधा सीधा हमें खेतों में डालना है, जिससे उत्पादन बढ़ सके। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लेके आए 1965 में। उस टाइम पे शास्त्री जी थे। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद काफ़ी चीज़ें बदली, लेकिन यहाँ पर उसके साथ पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब देश में समस्याएं हों तो होता क्या है कि जो इन्फ्रिंज ग्रुप, छोटे छोटे से ग्रुप होते हैं, वो कहीं ना कहीं पावर के नए सेंटर बन जाते हैं। तो जैसे नक्सल मूवमेंट है,
इस टाइप के मूवमेंट शुरू हुए, जाति आधारित जो पॉलिटिक्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुई। रिजल्ट हुआ कि ग्रेजुअली धीरे धीरे 75 तक आते आते राज्यों में अपोजिशन जो कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट थी उनकी सरकारें बनने लगी। इस टाइप से फिर यहाँ पर अपनी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट आई। वो रिपोर्ट में इन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली। उसके आधार पर जैसी रिपोर्ट आती है तो इंदिरा गांधी जी एक तो फॉरेस्ट्री को कंकरेंट यानी कि समवर्ती सूची में ले आ देती है, और भी बकाया चीज़ें चलती हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 73 में शुरू कर चुके हैं। इसी टाइम पर ग्लोबल लेवल पे 74 के आसपास 1974 के आसपास देख लेना, कंफर्म है मीन्स कंफर्म करो एक बार, वैसे अपने थ्योरी स्टडी मटेरियल में मिलेगा ये, क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हैं कि स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, जिसमें इंदिरा गांधी जी ने गरीबी को डिफॉरेस्टेशन या इन्वायरमेंट जो पॉल्यूशन वगैरह समस्या है उनसे जोड़ा था। तो वहाँ पर हम लोग जाके अपनी कमिटमेंट करते हैं। रिजल्ट कुल मिला के ये है कि धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट है, वो जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, जब खाने की पूर्ति हो गई तो हम लोग कंजर्वेशन के एस्पेक्ट में जाने लगे। 77 में इनकी सरकार गिर जाती है। अगेन इंदिरा गांधी जी 80 में आती हैं। जनता गवर्नमेंट भी कमीशन की रिपोर्ट्स को कुछ को फॉलो करती है, लेकिन सभी को अप्लाई नहीं करती है। बाय लार्ज 2-4 चीज़ें इस टाइप से वो अप्लाई करते हैं। 1980 में जैसी इंदिरा गांधी जी आती हैं, ये फटाक से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 लेके आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी समझना ज़रूरी है, जिससे चीज़ों में थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़े और समझ सही से डेवलप हो पाए। 1980 का जो अधिनियम है, उससे पहले क्या समस्या थी कि जब ये राज्यों में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, यहाँ पर क्या है, देखो सीधी सी बात है, कोई भी जैसे हम अपन भी है, जिंदा रहने के लिए भाई आप लोगों से फीस लेनी है, लेकिन आप लोगों तक पहुँचने के लिए हमें एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है। वैसे ही कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, सभी को अपनी सर्वाइव के लिए इलेक्शन लड़ना है और उसके लिए बहुत बड़ा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज कहाँ से आएगा? अगर आप सत्ता में नहीं हो तो आपको कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करनी पड़ेगी। तो ये अपोजिशन इस टाइप की पॉलिटिक्स आई। कोalition गवर्नमेंट थोड़ी लेटर फेज में बनेगी। तो यहाँ पर शुरू क्या हुए, बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जैसे अपना यूपी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। यूपी गवर्नमेंट का विचार था शायद 1975 के आसपास कि आपने जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, एक काम करते हैं, इन शिवालिक की पहाड़ियों को पूरा साफ करके इसे फ्रूट बेल्ट बना देते हैं। कहाँ से? ये अपना जो नैनीताल है, यानी कि ईस्टर्न उत्तराखंड से लेकर के कुमाऊँ से लेकर के गढ़वाल तक, इधर से लेकर के मसूरी तक पूरा का पूरा शिवालिक साफ करके संतरा उगाएंगे, फ्रूट बेल्ट बनाना है। अब आप खुद सोचिए कि अगर वो योजना सक्सेसफुल हो जाती है तो उससे बहुत सारे स्टेट इंस्पायर हो जाते हैं। पता पड़ता राजस्थान ने अरावली साफ़ कर दी, एमपी वालों सतपुड़ा में गरीबी हटाओ के नाम पे, क्योंकि जब एक जगह लगता है ना तो फिर लोग गवर्नमेंट पे प्रेशराइज करते हैं कि उनने किया तुम क्यों नहीं कर रहे। तो जाने कहाँ कहाँ क्या करते हैं। और फिर जो वाइल्ड लाइफ है उनकी तो फिर आप छोड़ ही दो। आप जो आज कॉर्बेट जाते हैं या राजा जी नेशनल पार्क घूमने जाओ, वो दोनों लगभग ख़त्म हो चुके होते हैं। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट चले। तो गवर्नमेंट को ये लगा, इंदिरा गांधी जी को, कि अगर ऐसे ही चलता रहने दिया तो ये जो फॉरेस्ट हैं ये अगले 10-15 साल में ख़त्म हो जाएंगे देश में। इसलिए जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया कि इन्हें कनकरेंट लिस्ट में डाला, क्योंकि भाई सेंटर तो तब कानून बन पाएगा जब सेक्टर के पास पावर हो उस पर। जैसे ही डाल के वो कुछ करती तब तक सरकार चली गई। जैसे ही 1980 में वो वापस आई, उन्हें बिल्कुल भरी बैठी थी। सबसे पहला सीधा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। मतलब क्या है उसमें? बोला जंगल राज्यों के, बोले ठीक है तुम्हारे ही हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोला हम इनका कैसा भी उपयोग कर सकते हैं, बोला ठीक है कर लो। अब बोल रहे अच्छा हम यहाँ फ्रूट बेल्ट बनाएंगे, बोला ये नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज है, हमसे पूछ के नहीं कर पाओगे।
यानी कि फॉरेस्ट की ज़मीन को फॉरेस्ट के उपयोग में तो राज्य यूज कर सकते हैं। जैसे कोई एरिया है, साफ़ करके वहाँ पर प्लांटेशन लगा दें, साफ़ करके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिल्डिंग बना दें, फॉरेस्ट रोड बना दें, जिससे उस एरिया का सही से इंस्पेक्शन हो। इनमें कोई दिक्कत नहीं है, ये राज्य कर सकते हैं। लेकिन अगर राज्य ये चाहें कि उससे हमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे निकालना है, इस एरिया को साफ़ करके गरीबों को इसमें बिठाल देना है, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को खेतीबाड़ी के लिए साफ़ कर देना है। इसका मतलब ये नॉन फॉरेस्टी वन उपयोग जो है उसके ना होकर कृषि उपयोग, कृषिगत उपयोग हो गया। ऐसे नहीं कर सकते। ये करोगे तो तुम्हें कर सकते हो, लेकिन सेंटर से परमिशन मांगनी पड़ेगी और सेंटर देगा नहीं। तो ऐसे डाइवर्जन टर्म पे ध्यान रखो, डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट्री पर्पज। कृषि जो अपनी वन भूमि का बिना वन वाले जो अदर उपयोग है उनमें अगर हम लोग डाइवर्ट करते हैं, इसके लिए सेंटर की परमिशन चाहिए। बस इतना सा छोटा सा कानून है, 2 लाइन का तो है, 5 सेक्शन है, 2-3 पेज का कानून है। इससे क्या हो गया कि ये जो नॉन फॉरेस्ट यूज है ये रुक गया, डिफॉरेस्टेशन रुक गया, मतलब ये भी चीज़ें आ गई। तो आते आते काफ़ी चीज़ें हो गई। अभी मैं आपको एक और बताऊंगा, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। बंगाल में वैसे तो पुराने एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट और चला। सूखो मंजरी चंडीगढ़ जो है वहाँ की समस्याएं थी। अभी मैं इन्हें इसलिए नहीं छेड़ रहा हूँ कि पॉलिसी बंद हो जाएगी, अपनी वो चीज़ें चलती रहेंगी, समय आएगा वो भी चीज़ें देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट हुए कि जंगलों के प्रबंधन में अगर हम आम आदमी को उपयोग कर लें तो वन विभाग में अगर करप्शन की समस्या है तो वो भी कम होगी और सही से पॉलिसी बनेगी। क्योंकि ये बिल्कुल वैसा है, जितनी ज़्यादा आँखें जितनी ज़्यादा हाथ उतना ही उस चीज़ का सही से प्रबंधन। तो जेएफएम वाले भी कॉन्सेप्ट आए। तो जब अपनी 1988 की पॉलिसी आई तो हम लोगों ने क्या किया, जितने भी समस्याएं थी उन सब को इसमें डाल करके अपनी समस्याओं को सॉल्व कर लिया। तो इसी 88 की पॉलिसी में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आया। फॉरेस्ट के जो डाइवर्जन से रिलेटेड है उन्हें भी हमने यहाँ पर किया। और एक मैंने मुद्दा, अब हमें भुखमरी वाली समस्या नहीं थी। तो जो अंग्रेज़ों वाली पॉलिसी है, समझने के लिए, अंग्रेज़ों वाली जो पहली पॉलिसी थी उसे ऐसा मान लीजिए कि 1894 की जो पॉलिसी है उसमें प्रोटेक्शन यानी कि संरक्षण वाला काम तो था छोटा सा। बकाया की पूरी पॉलिसी तो वनों के काट पेड़ पे उपयोग पर थी, मतलब एक्सप्लॉयटेशन वाला, प्रोडक्शन पर्पज ज़्यादा है पॉलिसी में, प्रोटेक्शन का हिस्सा कम है। जब अपनी देश आज़ाद हुआ और अपनी 52 की पॉलिसी आई तो अपन ने लगभग दोनों को ही बराबर हिस्सों में बांट दिया, जितना संरक्षण उतना ही कंजर्वेशन। इसलिए इन दोनों पॉलिसी में वनों को टाइप किया गया है कि वन कितने प्रकार के होते हैं। इसमें भी 4 अलग टाइप के हैं, अलग से 4 टाइप के किया। इवन देखो 76 की रिपोर्ट आई, उसने वनों को फिर से रिक्लासीफाई किया था अपनी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिपोर्ट में। लेकिन जब 1988 की पॉलिसी आई तो हम लोगों ने एक टाइप से ये कर दिया कि हमें अब जंगल से प्रोडक्शन का काम लेना ही नहीं है। जंगल का वो बोले कि जंगल जंगली जानवरों के लिए है। तो हमने पूरी पॉलिसी में मान लो 2-4% ही प्रोडक्शन छोड़ा, अदरवाइज पूरा का पूरा प्रोटेक्शन ले लिया। क्योंकि ये वो टाइम था जब अपना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, इन्वायरमेंट की समस्याएं शुरू हो गई, रेनफॉल अपने यहाँ कम हो रही है, वो समस्या। तो इन्होंने पूरा कंजर्वेशन पे फोकस कर दिया। तो ये पॉलिसी ने एक टाइप से वनों के जो 4 टाइप होते हैं वो ख़त्म ही कर दिया है। इसमें पॉलिसी में कोई वनों का टाइप ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? जब पूरा जंगल संरक्षण के लिए तो हम वनों के ऐसे टाइप करके करेंगे क्या? तो ये अपनी एक बैकग्राउंड हो गया इस पॉलिसी को आने की। यहाँ पर देखते हैं नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब आई, 7 दिसंबर। वैसे इसे रट्टा मार सकते हो। वैसे मुझे जहाँ तक याद है अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया जिसमें ये पूछा गया हो कि ये पॉलिसी कब आई। तो इच्छा तो कर लो, नहीं तो छोड़ सकते हो, क्योंकि इतनी सारी डाटा हो जाएंगे, लास्ट तक पहुँचते पहुँचते कन्फ्यूजन हो जाता है। बैकग्राउंड क्या है? बहुत सारे इशू वही ट्राइबल राइट, जनजाति अधिकारों के इशू आ गए, इंटरनेशनल अपने कमिटमेंट आ गए, बहुत सारे अपनी नई नई फैक्ट्रियाँ खुल गई, वन आधारित नई नई फैक्ट्रियाँ खुली।
समय के साथ नई टाइप की टेक्नोलॉजी आती है, नए टाइप के बिजनेस आ जाते हैं, पुराने आउटडेटेड हो जाते हैं। अब इनके हिसाब से अपन को अलग टाइप की प्लांटेशन करनी है। उसी टाइम पे आपने ये तराई रीजन में जो पॉपुलर है, ये सारी चीज़ें जो एक्जोटिक का इंट्रोडक्शन है वो भी इसी टाइम पे किया गया। तो भाई ये पॉलिसी आ गई। अब मुद्दा आता है ये पॉलिसी में है क्या। इसके पॉलिसी जो बनाई जाएगी वो फिर वही 25-30 पेज की होगी। उसमें जो कोर चीज़ें हैं वही हमें पढ़ना होता है, हमें हर चीज़ में डिटेल में नहीं जाना है। और अगर आप अभी पॉलिसी पढ़ो, जैसे यूपी की भी पॉलिसी है, तो इसमें सब कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं, तो उसमें यही समझ में नहीं आता कि पढ़ूं क्या, याद क्या रखूं। तो इसमें सीधी सी मुद्दा आता है, इस पॉलिसी में कोई भी पॉलिसी होती है उसके ये क्या होते हैं, सेक्शन। यहाँ पर क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे, ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो याद हो जाती हैं। बस ये पूछ लेते हैं कि अच्छा पॉलिसी के जो ऑब्जेक्टिव है वो किस सेक्शन के अंडर है। तो आपको बस याद रखोगे 2 पॉइंट के अंदर इनके ऑब्जेक्टिव है इस पॉलिसी के, बस, और ज़्यादा याद नहीं रखना। पॉलिसी क्या बोलती है वही सारी चीज़ें यहाँ पर बस पढ़ लेना आप। हिंदी वाला आपको हिंदी में मिल जाएगा। क्या करना है, हमें खाने का उत्पादन करना है, जंगली जानवरों की सुरक्षा करनी है, इन्वायरमेंट को मेंटेन करना है, प्रोटेक्शन करना है, बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी हो सकती हैं वो सारी चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पर। क्या हमें जंगल की जो नेचुरल फ्लोरा है, उस फौना उसे बचाना है, पुराना जो इकोलॉजिकल बैलेंस था जो बिगड़ गया है उसे वापस रीस्टोर करना है, वापस सही करना है उसे। जंगल से जलाऊ लकड़ी, पत्तियाँ, फुडर है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, छोटी लकड़ी है, इनका आपको उत्पादन मिलता रहे, जिससे जो जंगल और उसके आसपास रहने वाली जनजातियां हैं उनका काम चलता रहे। जंगल से कुछ हद तक लकड़ी हमें निकालनी ही होती है, क्योंकि आपकी मार्केट में जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, मार्केट से आपको टिम्बर चाहिए, गेट बनाना है, डोर विंडो बनाना है। टिम्बर कहाँ से आएगा, आप मार्केट से ले आओगे, मार्केट में कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर से उतना नहीं आ पाता, तो फाइनली कहीं ना कहीं जंगलों से ही आता है। तो हमें मार्केट में प्राइस जो डिमांड सप्लाई वो भी मेंटेन करनी है, तो कुछ हद तक सप्लाई करनी ही पड़ती है। तो प्रोडक्टिविटी, जंगल है उनकी उत्पादन क्षमता कम हो रही है, उसे बढ़ाएंगे। यहाँ हेडिंग पढ़ लो, बाकायदे क्या है कि ये चीज़ें धीरे धीरे हम लोग आगे इतनी बार डिस्कस करेंगे कि ये सारे पॉइंट आपके हो जाएंगे। तो दूसरे के अंदर इन्होंने बोला बेसिक ऑब्जेक्टिव। मेन मुद्दा आता है स्ट्रैटेजी, रणनीति, कि दुनिया भर के ऑब्जेक्टिव बताते हैं। पहले तो बताते हैं ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये तो इन्हें तो हमें करना ही है। फिर कुछ है स्पेसिफिक कैसा, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, किसी ऑब्जेक्टिव को टारगेट करके, जैसे कि हमें जंगल की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमें इंडस्ट्रियल सप्लाई बढ़ानी है, इस टाइप के ऑब्जेक्टिव। तो एक कंबाइंड एक बेसिक हो गया कि दूसरे के अंदर इन्होंने ऑब्जेक्टिव पूछा। इसी का सेक्शन 4 है, ये 4 में ही ख़त्म हो जाता है। फिर 4 के अंदर आपने जो उद्देश्य बनाए हैं उनको कैसे आप फुलफिल कर पाओगे। तो फिर ये 4 के अंदर उन्होंने दुनिया भर के पॉइंट्स लेके आए हैं। जैसे 4.1 है, इसके अंदर इन्होंने बोला कि एरिया, फॉरेस्ट के अंदर आखिर कितना एरिया होना चाहिए इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए। भाई तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है तो उसे फुलफिल कैसे करोगे। तो उन्होंने बोला कि जो पुराना टारगेट था 1/3 का, 1/3 का, वो सही है। कौन सा वाला, 1/3 वाला। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उसमें 60% की जगह आपको 66% करना होगा, यानी कि 2/3। वहाँ पर कितना था अपना 60% पुरानी पॉलिसी में, यहाँ 2/3 की बात कर दी गई। वैसे यहाँ पर पॉइंट लिख दिया गया है कि 33% और 66% अब हो गया है। पहले ये था 33% और 60% पुरानी पॉलिसी में। इसका पॉइंट 4.2 है, वो बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री एंड फार्म फॉरेस्ट्री। कुल मिला के ऑब्जेक्टिव ये है कि आप जंगल से पेड़ काटते थे, मार्केट में बेचते थे, जिससे मार्केट में टिम्बर की सप्लाई थी, लोगों की ज़रूरतें पूर्ति हो रही थी। ये पॉलिसी बोलती है जंगल से तो हम पेड़ काटेंगे ही नहीं। भाई नहीं काटोगे तो मार्केट में टिम्बर सप्लाई नहीं होगी, तो टिम्बर की अब डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई है नहीं, तो मार्केट में क्या होगा, पता पड़ा कि एक किवाड़ है वो 25,000 का पड़ रहा है,
एक छोटा सा कहीं भी है, कुछ भी प्रोडक्ट लेके आते, आप टेबल लेके आ रहा है, बोला 1.5 लाख की टेबल है, नहीं चल पाएगा ना, डिमांड सप्लाई मेंटेन करनी पड़ेगी। उसको क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा एक काम किया जा सकता है, हम लोग जो एग्रो फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर एरिया है, फार्मर है, उनसे बोलेंगे तुम पेड़ लगाओ। सोशल फॉरेस्ट्री है, जो सोसाइटी की ज़मीन है, जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की नहीं है, किसी पर्टिकुलर फार्मर की है, मेरी खुद की ज़मीन है, उस पर फॉरेस्ट्री कर रहा हूँ, वो है मेरी फार्म फॉरेस्ट्री। लेकिन जो सोसाइटी की है, जैसे कि आपके स्कूल हैं, पार्क हैं, मेडिकल कॉलेज है, हॉस्पिटल्स है, रोड के किनारे हैं, पंचायत की ज़मीन है, ये ज़मीन किसी एक आदमी की नहीं है, सभी की है। इस पे हम प्लांटेशन करें, इससे पेड़ उगाएं और इन पेड़ों को काट के हम लोग मार्केट में सप्लाई करें, जिससे जंगल पे दबाव कम हो और सप्लाई भी हो जाए, तो उसे बोलेंगे सोशल फॉरेस्ट्री। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चलेंगे। यह है एफॉरेस्टेशन। यहाँ पर जब एफॉरेस्टेशन आ गया है तो मैं 3 शब्द और बता देता हूँ। फॉरेस्ट्री में 3 शब्द यूज होते हैं। एक होता है डिफॉरेस्टेशन, यहाँ डी मैंने डॉट करके अलग इसलिए लिखा जिससे कंफ्यूजन ना हो। दूसरा होता है एफॉरेस्टेशन, और तीसरा होता है रीफॉरेस्टेशन। देखो, कोई एरिया में जंगल था, आपने उसे डिलीट कर दिया, यानी कि वहाँ के जंगल को साफ कर दिया, और अब आप वहाँ पर दोबारा से पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं। मतलब आपने साफ इस हिसाब से किया कि आपको वहाँ फ्यूचर में कोई पेड़ पौधे नहीं लगाने हैं। तो जो साफ कर देना है, वो हमेशा के लिए जंगल वहाँ से ख़त्म ही कर देना, डिलीट कर देना है, उसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की कटाई, उसे बोला जाता है डिफॉरेस्टेशन। लेकिन अगर आपने जंगल से कहीं से पेड़ों को काटा और तुरंत फिर से पेड़ लगा दिए, अगले 5-6 मंथ में लगा दिए, तो उसे हम डिफॉरेस्टेशन नहीं मानते हैं, क्योंकि फिर उसमें होता क्या कि वो जंगल थे और फिर से उगाए। डिफॉरेस्टेशन का मतलब वहाँ पर जंगल थे और आपने वहाँ से हमेशा के लिए जंगल साफ कर दिए। दूसरा शब्द आता है एफॉरेस्टेशन। पहले रिफॉरेस्टेशन देख लेता हूँ। री का मतलब रिपीट, अगेन। कहीं पे मान लो जंगल थे और 5-10 साल पहले ख़त्म हो गए, मान लीजिए गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, जनजाति लोगों का ग्रुप बना, समूह बना, इन्होंने किसी एरिया में इनक्रॉच, अतिक्रमण कर लिया, जंगल की ज़मीन थी उस पर अतिक्रमण कर लिया, पॉलिटिक्स सपोर्ट मिल गया और वहाँ से जंगल साफ करके खेतीबाड़ी करने लगे। जैसे कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि जो अपना राजा जी नेशनल पार्क है हरिद्वार के पास, उसमें कुछ लोगों ने उसके अंदर जंगल को साफ करके खेतीबाड़ी कर रहे थे। तो इस टाइप से ये करने लगे। 10-15 साल हो गई, गवर्नमेंट को पता पड़ता है तो अब ये बोलते हैं कि नहीं, खेतीबाड़ी नहीं करोगे, हम इसे वापस फॉरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, तुमने क्राइम किया है। तो ये लोग क्या करेंगे, उस एरिया में गए और पेड़ पौधे फिर से लगा दिए अगेन। तो इसे बोलेंगे रीफॉरेस्टेशन, यानी कि वो जगह जिस पर रिसेंटली जंगल थे, साफ हो गए थे, हमने फिर से उसे फॉरेस्ट में, फिर से जंगलों में कन्वर्ट कर दिया। एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन का मतलब वो एरिया जहाँ पहले से फॉरेस्ट थे ही नहीं, हो सकता है कभी हज़ारों साल पहले, 500 साल पहले, 200 साल पहले रहे हो, लेकिन जहाँ तक अपनी करंट मेमोरी है उसमें तो काफ़ी लंबे समय से जंगल नहीं थे, 20-50 साल से कम से कम। तो ऐसा नया एरिया जो कि फॉरेस्ट के अंडर नहीं था, वहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट्री लगा रहे हैं, वहाँ पर पेड़ पौधे लगा रहे हैं, उसे बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। तो ये 3 शब्द हैं, इजीली आपको याद रहेंगे। तो यहाँ एफॉरेस्टेशन, सोशल फॉरेस्ट्री और फार्म फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जाता है किसके अंदर, 4.2 के अंदर। ये 4.2 याद रखना। यूपी जो है, अपनी यूपी की पॉलिसी है, ये भी लगभग कुल मिला के लगभग ऐसे ही गए, इनकी भी 4.2 के अंदर यही पॉइंट, कृषि, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री। इन्होंने लिखा है एफॉरेस्ट्री का मतलब वन रोपण, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी। ठीक है, तो सेम पॉइंट है। फिर इसमें और भी चीज़ें आएंगी, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री कैसे करना है, ट्री पट्टा स्कीम है, ये देखो दुनिया भर की चीज़ें आएंगी इसमें।
सभी को यहाँ मुझे लगा इतने की डिटेल की अपन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने एग्ज़ाम में। लेकिन इस पॉलिसी में कुछ चीज़ें अच्छी थीं। जैसे उनने बोला गया कि हमें जंगलों को मैनेज करना है तो कैसे किया जाए। तो बोला एक काम करो, इसमें आम आदमी की भागीदारी करो। यहाँ पर इन्होंने जो पॉइंट लिखा था, नो फॉरेस्ट शुड बी हाँ एनहांस फॉरेस्ट कवर, कहाँ लिखा है इसमें, चलो छोड़ो आगे लिखा होगा। तो आम आदमी की भागीदारी की जाए, ये जो पॉइंट था इसी को हम लोग मानते हैं कि यहाँ से देश में जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत हुई। उससे पहले कोई क्या एक्सपेरिमेंट करता है हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। अपने जेएफएम की पॉलिसी की जो शुरुआत है वो 1988 की। यहाँ चलते चलते थोड़ा जेएफएम पे बता दूँ, सिलेबस में भी रहेगा अपने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इससे पहले बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। अक्सर हम लोग बोल देते हैं वेस्ट बंगाल वाला एक्सपेरिमेंट के देश में सबसे पहले ये अरावली हिल रीजन का जो एक्सपेरिमेंट था वो फर्स्ट था। क्योंकि ऐसा इसलिए भी क्योंकि जिन जो बुक्स वगैरह बनाते इधर उधर से कहीं से कॉपी दे मारा और उसमें वो स्टार्टिंग में था और चला गया। वो पॉपुलर एग्जाम्पल है लेकिन वो फर्स्ट नहीं है। उससे बहुत सारे पहले एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आईएफएस की ट्रेनिंग के लिए जो मॉड्यूल्स हैं, जो उसके लिए जेएफएम पे पूरे एक गाइडलाइन बनाई गई है, उसी में ये सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि भाई उससे पहले उत्तराखंड में किस टाइप से मेंटेन किया गया कम्युनिटी से, अदर स्टेटों में कैसे मेंटेन किया गया। तो उससे पहले 15-20 एग्जाम्पल है। तो ये फर्स्ट नहीं है, लेकिन हाँ कंटेम्प्रेरी में ये अच्छा खासा एग्जाम्पल है, इसने फोकस किया। इस पॉलिसी को ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये लगभग 1973-74 के आसपास, जो परगना है 24 परगना उसके आसपास में अरावली एक पहाड़ी क्षेत्र है उसमें किया गया। 1988 की पॉलिसी में पहली बार बोला गया कि हम देश में जेएफएम लागू करेंगे, मतलब एक टाइप से उसका बात की गई। और इस को अप्लाई करने के लिए 1990 में एक नोटिफिकेशन निकाला गया। तो एक्चुअल में देश में कोई भी चीज़ कब शुरुआत होती है, जब उसका गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर देती है। और उससे पहले मान लो मोदी जी ने बोल दिया हम ये करेंगे, अमित शाह जी कुछ और बोल गए, तो इनके बोलने का मतलब ये नहीं है कि वो उस दिन से चालू हो गई। जिस दिन ये नोटिफाई कर देंगे उस दिन से वो चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो देश में जेएफएम की शुरुआत होती है 1990 में। इधर कोई बोल दे ना तो ये गलत है भाई, इसलिए बता दिया कि अभी हाल फिलहाल में जब तक मैं जेएफएम बताऊंगा तब तक आप कहीं ना कहीं से उल्टा सीधा पढ़ लोगे, फिर गड़बड़ रहेगा। तो जेएफएम की भी बात इसमें आ जाती है। फिर एक अच्छा पॉइंट ये है, एक कॉन्सेप्ट आता है कैरिंग कैपेसिटी। जैसे मैं आपसे बोल देता हूँ कि भाई मेरी क्षमता 200 स्टूडेंट की है, इससे ज़्यादा हम नहीं ले पाएंगे। हर ग्रासलैंड जंगल है उसमें जो घास के मैदान हैं, यहाँ पर भी एक टर्म आता है, लिख लो इसे, या तो आपको ग्रासलैंड, ग्रास मतलब घास, ग्रासलैंड मतलब घास वाली जगह, घास के मैदान। इसी को कई बार हम लोग टर्म यूज करते हैं पास्चर लैंड या पास्चर मैनेजमेंट। पास्चर मतलब घास। कई बार टर्म यूज करते हैं रेंज लैंड, यहाँ रेंज रेंजर से नहीं है, रेंज लैंड। ग्रास लैंड, पास्चर लैंड, रेंज लैंड, अपने जो घास के मैदान हैं वो उनकी बात की जा रही है, एक ही टर्म है। जंगल में डिफॉरेस्ट होने का एक बड़ी वजह ये भी है कि जंगल की कैपेसिटी तो है मान लो 50 जानवरों को होल्ड करने की, यानी कि वो 50 जानवर वहाँ साल भर आराम से रह सकते हैं, चर सकते हैं। आपने क्या किया, जंगली जानवर 40 हैं और आसपास के गांव वाले से बोल दिया तुम बिल्कुल गरीबी हटाने के लिए दुनिया भर के जानवर पाल लो और सबको जंगल में चराओ। 40 इधर के थे, 60 उधर के आ गए, 100 ले लिए। क्षमता है 50 की, 100 आ गए। परिणाम क्या होगा, ये वहाँ की ग्रास को खाएंगे, वो अपने आप को रिसाइकल नहीं कर पा रही तो उतनी ज़्यादा खा रहे हैं। रिजल्ट ये होगा कि कुछ दिनों में वो फॉरेस्ट बर्बाद हो जाएंगे। तो ये पॉलिसी बोलती है कि चाहे घास के मैदान हो या कोई भी हो फॉरेस्ट में, हम हर चीज़ में कैरिंग कैपेसिटी लगा करके ही एक्सप्लॉइट करेंगे। मेनली ये घास के मैदानों के लिए बोला गया कि जो जनजाति है, फॉरेस्ट ट्राइबल्स हैं,
ये लोग जो जानवर रख रहे हैं, हम लोग एक तो इनसे बोलेंगे कि तुम जंगल में मत चराने आओ, अपने पास रखो, क्योंकि जंगल में चराने आते हैं, आधा खाते हैं, आधा बर्बाद करते हैं। तो पिनी स्टॉक अपने घर पे उन्हें चारा काट के ले जाओ और खिलाओ। सेकेंड, कितने जानवर रखे जाएंगे वो हम उस जंगल की कैरिंग कैपेसिटी, उसके ग्रासलैंड की क्षमता के आधार पर आएंगे। तो ये कैरिंग कैपेसिटी वाला कॉन्सेप्ट इन्हें यहाँ लेके आ गए। फिर इन्होंने बोला कि हम क्लियर फिलिंग जो है इसे बंद कर देंगे, जंगल की साफ़ सफाई। अब मैं इसमें ज़्यादा इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ बिल्कुल सीधे पहुँच गए हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। सिल्वीकल्चर सिस्टम, ये सारी चीज़ें पढ़ाई नहीं है, तो आधे कॉन्सेप्ट अभी आपके हवा में है। तो बेहतर है कि बस आप इन्हें पढ़ते जाइए, आगे बीच बीच में ये पॉइंट बता देंगे, सिल्वीकल्चर सिस्टम थोड़ा बता देंगे, तो ये टर्म वगैरह क्लियर फिलिंग क्या होती है, ये चीज़ें धीरे धीरे ग्रेजुअली होंगे। आपको केवल याद रखना है कि स्ट्रेटजी 4 के अंडर है, तो इसमें 4.2 के अंदर तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री और एफॉरेस्टेशन को इन्हें प्रमोट किया है। और फिर ये इनका चलता रहेगा, राइट टू कंसेशन कैरिंग कैपेसिटी के आधार पे राइट टू कंसेशन आएगा। और फिर है ट्राइबल पीपल एंड फॉरेस्ट, ये इसमें ये जेएफएम की बात की गई है, ऑल एजेंसी रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट फॉर द इंक्लूजन ऑफ ट्राइबल पीपल, ये वाला जेएफएम के लिए है। इनने शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे भी बात की है। लंबी चौड़ी चीज़ें चली हैं, डिस्कशन में धीरे धीरे समय के साथ आएंगी वो, क्योंकि पॉलिसी पढ़ाऊँगा मुझे लग रहा है पूरा सो जाओगे आप लोग। अब इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे नींद भागे कम से कम। प्रिंसिपल एम ऑफ फॉरेस्ट पॉलिसी टुडे, आज की अपनी जो वन नीति है उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य क्या है, हम चाहते क्या हैं। अब हम कंजर्वेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। टू चेक इलीगल फिलिंग ऑफ पेड़, जंगल के जो पेड़ हैं उनकी अवैध कटाई को रोकना। अरे नीतियाँ, ये अवैध कटाई नीतियों का नहीं है, ये तो सीधे से कोई भी एक्ट है, पुलिस इन्हें बोल दोगे कि भाई कोई भी अवैध पेड़ काट रहा है उसे कर दो, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन अप्लाई कर दो। तो ये लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, पॉलिसी की समस्या नहीं है, यहाँ पर पॉलिसी की दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर पॉलिसी का बात नहीं करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ये कुछ हद तक बात ठीक है। एक्सपेंड वाइल्ड लाइफ एरिया, इंश्योर इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, मेन मुद्दा है ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन पूरी दारोमदार है अपनी इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, ये इंश्योर होनी चाहिए। और इसके लिए यही नहीं बका कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो अपना मेन मुद्दा क्या है, ये टू इंश्योर इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी। कंजर्वेशन ऑफ इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इकोसिस्टम एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ फ्लोरा एंड फौना एम्फसाइज ऑन। देखो, जब कोई एक्ट या पॉलिसी आती है तो उसकी स्टार्टिंग में ही एक पंच लाइन लिखी आती है कि हम ये क्यों लेके आ रहे हैं। ये जब फॉरेस्ट पॉलिसी आई है उसकी अगर आप डाउनलोड भी करोगे तो वहाँ पर यही पंच लाइन लिखी है कि जो इकोसिस्टम फ्रेजाइल मतलब जो बिखर रहा है, टूट रहा है, नष्ट हो रहा है इकोसिस्टम, उसको नष्ट होने से आप बचाना चाहते हो। तो नष्ट होती इकोसिस्टम को बचाना और जो अपनी बायोडाइवर्सिटी है उसको संरक्षित करना, इस उद्देश्य के लिए हम ये अपनी पॉलिसी लेके आ रहे हैं, यानी कि इकोसिस्टम बैलेंस को लेके आ रहे हैं। ये अपनी इस 88 की पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ ऐसा आ गया है, दूसरा यहाँ पर वो किसका है, तो अपनी आराम से आ जाएगी अपनी 88 की पॉलिसी की बात है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी वाज स्टार्टेड इन द ईयर, राष्ट्रीय जो वन नीति है वो कब प्रारंभ की गई। अब भाई देखो, अपने पास 3 पॉलिसी हैं, तीनों में से कोई डेट नहीं मिल रही, केवल एक मिल रही है, तो अपन उससे निकाल के लगा लेंगे। वैसे तो अपन यहाँ स्टार्ट की बात करते तो बोल सकते थे कि भाई अपन यहाँ 1894 लिख दो ना भाई, नहीं मिल रही तो 52 लिख दो, बिल्कुल करंट में ही आ गए ये। लेकिन क्या करें, जो ऑप्शन मिलेगा आपको उसी से चलना पड़ेगा। लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड ड्यूरिंग द ईयर, लास्ट फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाई गई भाई, 1988 में। यहाँ पर देखो किसी ने वो दिसंबर नहीं पूछा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार ये चीज़ें अभी तक मिली ही नहीं है, तो आप स्कैप कर सकते हो। खासकर आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है उसके लिए तो बिल्कुल स्कैप किया जा सकता है, संभव है। नेम ऑफ पॉलिसी विच डाइवर्ट द प्रमोशन ऑफ जेएफएम, वो कौन सी पॉलिसी है जिसने जेएफएम का जो कॉन्सेप्ट है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का,
वो एक टाइप से ऐड किया, डाइवर्ट किया, वहाँ पर लेके आए। तो कौन सी पॉलिसी है? जीएफएम 1988 की पॉलिसी में पहली बार आया। पॉलिसी एंड गाइडलाइन ऑफ जीएफएम मैनेजमेंट आर इनंसिएटेड। इनंसिएटेड मतलब एक टाइप से यहाँ पर ये इनके कुछ ऐसा लगा एग्जामिनरों के पास कुछ गिने चुने 3-4 टर्म है। कब इन्होंने इनंसिएटेड किया, कम इनटू फोर्स, लॉन्च्ड, इनेक्टेड, इस टाइप के 4-5 टर्म यूज़ करते हैं। क्वेश्चन घुमाएंगे, बस वो टर्म्स बदल देंगे। कुल मिलाकर तरीका मतलब यही होता है कि ये भाई पॉलिसी जो है जिसमें ये जीएफएम की बात की गई है वो पॉलिसी कब आई, तो सब कौन सी आई? अपनी ही रही। ये जीएफएम वाला जब मुद्दा आता है तो पॉलिसी में बात की गई, लेकिन बताया कि भाई ये पॉलिसी अप्लाई कैसे हो, तो उसके लिए गाइडलाइन आई 1990 में। तो उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इन विच नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एम्फेसिस वाज गिवन ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। वो कौन सी वन नीति है जिसमें वनों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को प्रमोट या सुनिश्चित करने की बात की गई है? तो कौन सी है? व्हेन डिड जीएफएम मैनेजमेंट कम इनटू? देखो यहाँ कई बार क्वेश्चन बताने का पर्पज होता है कि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। व्हेन डिड द जीएफएम जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस? जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कब एग्जिस्टेंस में आया या कब लॉन्च हुआ? अब यहाँ क्वेश्चन के साथ समस्याएं हैं। अब कब का लिख दो, एक तरफ से आराबारी भी है तो कुछ एक्सपेरिमेंट ही सही, आराबारी के बाद भी बहुत सारे स्टेटों में आया तो और भी ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन लीगल लेवल पे बात की जाए तो अपनी ये पॉलिसी में बात की गई, लेकिन ये पॉलिसी में जीएफएम टर्म यूज़ नहीं किया गया। पॉलिसी में इस टाइप का वो ये जो लाइन लिखी है पीपल्स पार्टिसिपेशन, इस टाइप का लिख दिया गया। जीएफएम टर्म यूज ही नहीं है पॉलिसी में। तो आप यहाँ क्या बोला जाए, एक्चुअल में तो ये 1990 में है तो कहीं फिट नहीं बैठता है, इसलिए अपन फिर ये इस टाइप के क्वेश्चन में 1988 लगा देते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जीएफएम रिजोल्यूशन कंबाइन वही है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया है कि पॉलिसी और वो रिजोल्यूशन जो नोटिफिकेशन है वो दोनों ही पूछा है। तो पॉलिसी अपनी 88 की और नोटिफिकेशन है 90 का, उसके 2 साल बाद का, वो अपना आंसर रहा। इसमें और कोई क्वेश्चन है भाई? हाँ। विच नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी अलाउ ग्रेजिंग इन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी जो उसकी सहन क्षमता है उसके हिसाब से जानवरों को चराने के लिए बोला जाता है, क्योंकि उससे पहले की पॉलिसी में तो कुछ भी था ही नहीं। बोला जिसकी जितनी इच्छा उतनी चराओ, जंगल क्या है, अनंत है। ये पॉलिसी बोलती कि नहीं ऐसा नहीं है, भंडारा थोड़ी है, किसी को भी बुला लेंगे। तो ये पॉलिसी बोलती है कि हम कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही ग्रेजिंग की परमिशन देंगे। ग्रेजिंग का मतलब जानते हो? जानवरों को जो चरवाते हैं ना, वो चरवाना, उसे बोलते हैं ग्रेजिंग। यहाँ 2 टर्म और ले लो, वैसे आगे फिर से हम लोग कई बार पढ़ेंगे। एक टर्म आता है ग्रेजिंग। देखो ग्रेजिंग में क्या लग रहा है, ये ग्रास सा लग रहा है ना, ग्रास सा। तो वो जंगली जानवर जो नीचे की घास खाते हैं उनको बोला जाता है ग्रेजर। वो जानवर जो नीचे की घास खाते हैं उन्हें ग्रेजर बोलते हैं, और जो घास खाना है उसको बोला जाता है ग्रेजिंग। दूसरा, आप लोग इंटरनेट यूज़ करते हो तो किससे करते हो? ब्राउज़र से। यहाँ पर एक टर्म है ब्राउजिंग, BROW, ब्राउजिंग। ब्राउजिंग में क्या करते हो? डाटा जा रहा है इंटरनेट से, आप क्या पढ़ते हो? अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, मतलब वैसे इंग्लिश में क्या, अप ऊपर लोड कर रहा है। मतलब ऐसा समझ लो जैसे तुम्हारे ऊपर तो कोई कनेक्शन है, हाईवे डल रखा है, वहाँ से इंटरनेट को आपने डाउनलोड कर लिया, या डाटा जो है डाटा के पैकेट्स को नीचे ले आए, डाउनलोड कर लिया और अपना वहाँ ऊपर चढ़ा दिया, ले भाई जा। ऐसे आप इंटरनेट की केबल डल रखी है लाइट की तरह, और आप उससे अपना डाटा अपलोड और डाउनलोड कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो? ऊपर की से डाटा ले रहे हो। इसे क्या करते हैं? ब्राउजिंग बोलते हैं। तो वो जानवर जो नीचे की घास नहीं खाते, जैसे ऊँट है, ऊँट को आपने नीचे की नहीं देखी। ऊँट क्या करता है? पेड़ों की टहनियों में घुस करके उनमें वो टहनी खाता है।
बकरी है घास नहीं खाएगी, वो पत्तियाँ पत्तियाँ ऊपर चढ़ के खाएगी। तो वो एनिमल जो ग्रास ना खा के ऊपर की चीज़ें खाते हैं उन्हें बोलते हैं, वो खाने को बोलते हैं ब्राउजिंग, और वो एनिमल है उन्हें क्या बोलेंगे, ब्राउजर। तो ये ग्रेजिंग और ब्राउजिंग ये दो शब्द आपको याद रहेंगे। अब कुल मिला के अपने पास तीनों पॉलिसियाँ हो चुकी हैं, अब इनको कंपेयर करना होता है। आपके पास ये पहली पॉलिसी है, ये दूसरी पॉलिसी है और ये तीसरी पॉलिसी है। पहली पॉलिसी और दूसरी के अब ये देख पॉइंट ले लें कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या थे। पहली पॉलिसी का बेसिक समझा दिया कि पहली पॉलिसी जो है वो एक टाइप से प्रोडक्शन है 90%, प्रोटेक्शन संरक्षण का काम है 10% का। इसका 50-50 था। इसमें तो संरक्षण का काम है 90% और प्रोडक्शन का काम तो मुश्किल से 10% ही बचा है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी और इकोलॉजिकल बैलेंस की बात चलती रहती है। फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, यहाँ पर जंगलों को 4 टाइप से बनाया गया। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पीसी, एमपी, प्रोटेक्टेड या प्रिजर्वेशन, यहाँ पर प्रिजर्वेशन है। यहाँ पर फॉरेस्ट फॉर सप्लाई, कॉमर्शियल फॉरेस्ट की बात की गई थी। माइनर फॉरेस्ट और पास्चर लैंड की बात की गई। यहाँ पर 4 टाइप के फॉरेस्ट है, जंगलों को 4 प्रकार से बांटा गया। यहाँ पर अलग 4 टाइप थे, प्रोटेक्शन, नेशनल, विलेज और ट्री लैंड। यहाँ पर ये क्लासिफिकेशन ही खत्म हो गया, कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि अब जब पूरा संरक्षण है तो किस बात का क्लासिफिकेशन। लोगों की फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में भागीदारी की बात कुछ यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर भी कुछ खास नहीं था, जो कुछ है वो जेएफएम वाली बात यहीं पे आई है। तीसरा, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, देश के कितने प्रतिशत एरिया पे जंगल होना चाहिए, अंग्रेज तो कुछ देके ही नहीं गए। इस पॉलिसी में हम लोगों ने क्या किया था, 1/3 33% और 60% पहाड़ीले क्षेत्र में इन हिल्स। यहाँ पर क्या किया था, 33% और पहाड़ियों में 60 की जगह 66%। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग कर दिया था। और इसमें इनने एक चीज़ और लेके आया कि देखो हमें पूरा देश के तो 1/3 हिस्से में वन होना चाहिए, लेकिन पहाड़ी एरिया में हमें, क्योंकि इरोजन की समस्या होती है, वहाँ 66 कर दो। और जो प्लेन है, अब तुम पहाड़ी भाई बड़े स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, तो सबके सब पहाड़ों की थोड़ी दे दोगे। दूसरा ये मिनिमम है 66%, इससे ऊपर हो सकता है। जैसे उत्तराखंड है 70 के आसपास चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है 70 के आसपास जाएगा। तो ऐसा नहीं कि तुम ये बिल्कुल कर दोगे तो फिर लोग क्या करेंगे, ऊपर होंगे तो काट लेंगे। तो इन्हें एक क्राइटेरिया और किया कि जो प्लान वाले हैं वो कम से कम लगभग भाई 20% तो रखें अपने का, लेकिन मैंने अपने 66 और 33 से काम चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल ओवर प्राइवेट एंड सोशल फॉरेस्ट्री, जो सामाजिक वानिकी है। मैं अपने खेत पे अगर कोई फॉरेस्ट्री के पेड़ लगाना चाहता हूँ तो उसके बारे में पुरानी कुछ पॉलिसी कुछ बोलते हैं, ये तो कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि इसे प्राइवेट से कोई मतलब नहीं है। तो ब्रिटिश पॉलिसी इसलिए लेके आया कि जंगल से जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है वो चलता रहे, बस थोड़ा सा कंट्रोल हो जाए, समस्याएं खड़ी ना हो। इन्हें थोड़ा बहुत बोला था लेकिन कुछ खास नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो ये दे दनादन चलता रहा। इन्होंने तो एक्चुअली यहाँ एक और टर्म लेके आए हैं, भूल गया टर्म ही निकल गया। यहाँ पर क्या है, एक टाइप से कैप्टिव प्लांटेशन, कैप्टिव प्लांटेशन। ये कैप्टिव टर्म कई जगह यूज आएगा आपको, जैसे कैप्टिव एनर्जी प्लांट्स, कैप्टिव जैसे कोई इंडस्ट्री है, सपोज अडानी थर्मल है जो कोयले से लाइट बनाते हैं, तो उन्हें क्या किया जाएगा कि भाई कोई माइन अलॉट कर दी जाएगी कि भाई हम कहाँ दूसरे से माइन से कोयला लेंगे तब आप प्लांट चलाओगे, अपनी माइन रखो, अपने हिसाब से देखते रहो। मुझे कोई फैक्ट्री है, मुझे उसमें टिम्बर की ज़रूरत है, तो फिर मैं टिम्बर मार्केट में जाता रहूँ, लोगों से बोलूँगा भाई टिम्बर दे दो, मिल रहा है नहीं मिल रहा, उल्टी सीधी रेट चलते हैं। तो मुझसे बोला जाएगा एक काम करो आप अपनी खुद की प्लांटेशन कर लो। तो वो मेरी इंडस्ट्री से मेरी खुद की प्लांटेशन है, इंडस्ट्री वाला पर्सन ही अपनी खुद की प्लांटेशन कर रहा है, उसे बोला जाता है कैप्टिव प्लांटेशन। ऐसी थर्मल पावर प्लांट के साथ आता है, कोई मान लो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसे बहुत सारी लाइट की ज़रूरत पड़ती है, तो वो क्या करेगा, लाइट दूसरों से लेगा,
ऊंच नीच चलती रहेगी, कभी जा रही नहीं आ रही, तो वो क्या करेगा कि अपना खुद का थर्मल पावर प्लांट लगा लेगा, वो है उसकी कैप्टिव प्लांट। तो वो कैप्टिव मतलब उससे किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री उद्योग से लिंक जुड़ा हुआ कोई उन्हीं का पर्सनल कोई इंटरप्राइज। तो यहाँ कैप्टिव प्लांटेशन को ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे अंग्रेज़ों ने कोई प्रोविज़न लेके नहीं आए, क्योंकि उन्हें डर था कि क्यों भाई हम देश आज़ाद वो 1857 की क्रांति में पहले ही जंगल में बहुत आग लगाई गई, क्यों दुश्मनी लें। यह हुआ तो इन्होंने थोड़ा बहुत तो बोला है उस पर, लेकिन कुछ ले नहीं सकते, क्योंकि वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक टाइप से खुद ही खाने की समस्या कम कर रहा है, कुछ तो उत्पादन कर ही रहा है, तो ये कैसे मना कर पाए, इनकी तो पहले ही श्रीलंका लग रखी। यहाँ पर ज़रूर हमने बोला गया है कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन अब हमें बंद करनी चाहिए, लोग जो है उन्हें सुविधा दो और वो जहाँ आए वहीं रहे, नए एरिया में ना फैले वो कम से कम। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, कुछ खास नहीं, कोई प्रोविज़न नहीं, थोड़ा थोड़ा था। अब तो हम बिल्कुल वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर जैसी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें लेके आ गए हैं उस पॉलिसी में। ग्रेजिंग, कोई प्रोविज़न नहीं, भगवान की मर्जी से जितने आ जाओ चले जाओ, जो भी चार्ज देना हो नॉमिनल 20-25 पैसे इस टाइप के चार्ज थे वो दे दो और खड़ो। अब हम लोग बोल रहे हैं नहीं भाई, कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी इसी के हिसाब से देंगे। दूसरा कैरिंग कैपेसिटी पे आगे फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है आपके में, तो वहाँ डिटेल में आएगा अपना। फिर फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, कोई खास मतलब नहीं, इनने थोड़ा बोला कि प्रमोट करने की ज़रूरत है, अब तो हम लोग उधर तरीके से प्रमोट कर रहे हैं उसे। फिर बाकायदी चीज़ें चलेंगी, जैसे फॉरेस्ट एजुकेशन है, इसमें कुछ नहीं था। जब अपनी पहली पॉलिसी आई तो हम लोगों ने वहाँ एजुकेशन के लिए काम करना शुरू कर दिया था, अब तो बिल्कुल पूरा धूम धड़ाके के साथ है। फिर ये डाटा बोला कि फॉरेस्ट का जो भी मुद्दा है इसमें हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर तरीके से डाटा सेंटर नहीं है, तो इनमें कुछ बात नहीं की जाती। अब उस टाइम पे कौन डाटा सेंटर की बात करता है, आज के टाइम पे कोई बोलेगा कि पूरा इंटरनेट का जैसे कनेक्टेड डाटा सेंटर वगैरह बना दो, तो इस टाइप की चीज़ें चलती रहें। यहाँ पे आके कंपेरिजन अपना ख़त्म हो गया। अब अपने कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हैज़ नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन, वो कौन सी राष्ट्रीय वन नीति है जिसने किसी भी प्रकार का वनों का वर्गीकरण नहीं दिया, तो कौन सी है। सेकेंड क्वेश्चन है विच फॉरेस्ट पॉलिसी पॉइंट आउट दैट 60% एरिया इन हिल्स एंड 20% एरिया इन प्लेन शुड बी कवर्ड बाय, वो कौन सी फॉरेस्ट पॉलिसी है जिसने बोला है कि पहाड़ी क्षेत्रों में 60% और जो प्लेन है उसमें 20% एरिया जो है वो कवर होना चाहिए बाय फॉरेस्ट। अब यहाँ दिक्कत है, क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन की लाइन यही है, क्योंकि पेपर है अपने पास। अब दिक्कत क्या है इसमें, समस्या ये है कि जो 1988 की पॉलिसी है वो आपसे बोलता है 66% और 20% की, कि पहाड़ी क्षेत्र में 66% और प्लेन में 20%, वो 60% नहीं बोलते हैं। 1952 की पॉलिसी है वो आपसे 60% की तो बात करते हैं, लेकिन वो ये 20% वाला कॉन्सेप्ट उनके पास उस टाइम पे लेके ही नहीं आए। अब क्वेश्चन का क्या किया जाए, अगर आप इन दोनों को कंसीडर कर लो तो फिर भाई आप ये लगा सकते हो, अगर आप 60% पे फिक्स हो तो फिर आप ये लगा सकते हो। मेरा विचार ये है कि मैं 52 के साथ चला जाऊंगा, क्योंकि स्टार्टिंग में 60% की बात है। हो सकता है हम लोग जब स्टार्टिंग में क्लेम करें क्वेश्चन, जैसे यूपी SSC का नहीं आइडिया, बट जो स्टेट PSC उसमें क्वेश्चन में अगर उल्टे सीधे आंसर है तो हम लोग क्लेम कर पाते हैं कई बार, तो ये 60% के लिए हमारे पास वो वहाँ एक ऑप्शन है, अदरवाइज क्वेश्चन डिलीट मारना पड़ेगा। ये एज पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 फॉरेस्ट एरिया इन हिल रीजन शुड बी, 1988 की पॉलिसी के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में कितना प्रतिशत एरिया होना चाहिए, सीधी सी बात है 66% तो अपना मिल गया, 2/3। अब मुद्दा आता है अपना स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी का। स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी में कुछ चीज़ें हैं जो आप लिख लो, ज़्यादा कुछ नहीं है। यूपी की जो अपनी है, यूपी
चलो, यूपी की जो अपनी वन नीति है वो पहले तो आई थी अपनी 1998 में, और इनके साथ हो गया धोखा। कब आई? 1998 में। 2000 में वही उत्तराखंड बन गया। अब ये समस्या में, क्योंकि इनके साथ क्या बोला गया, हर स्टेट की वो टारगेट नहीं दे रखे हैं 66%, 20%, तो इनकी साथ लंका लग गई, क्योंकि इनकी तो जंगल जो थे, जो ये बोल रहे थे कि हमारा तो है, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत फॉरेस्ट हैं, 70 के आसपास है, तो ये अपना डाटा मेंटेन कर रहे थे। जब उत्तराखंड निकल गया तो अब इनका डाटा गड़बड़ा गया। अब इनसे कोई पूछे तुम अलग बैठो, तुम वो 66 क्या, तुम कोई भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हो, तो इन्हें क्या करना पड़ा, 2017 में अपनी पॉलिसी फिर से लेके आनी पड़ी। और ये अपनी पॉलिसी में बोल रहे हैं कि भाई हम क्यों लेके आए, बोला क्योंकि हमसे उत्तराखंड ले लिया गया है तो हमारा डाटा गड़बड़ हो गया था, इसलिए हम भाई दोबारा से लेके आ रहे हैं, जिससे हम अपनी रणनीति फिर से डिसाइड कर सकें और फिर अकॉर्डिंग जा सकें। बकाया कि इनकी पॉलिसी में दुनिया भर की चीज़ें आई हैं। आपको बस ये डेट याद रखो कि 2017 और उससे पहले 98, ये दो पॉलिसी आई हैं। ये आई थी अक्टूबर में, ये वाली पॉलिसी। वैसे मंथ कभी याद रखने की ज़रूरत लगी नहीं मुझे, तो आप 2017 और 98 याद रख लो कि भाई यूपी की जो वन नीति है वो उस टाइम पे आई। ये स्टेट की जो पॉलिसी होती हैं वो बाय लार्ज जो नेशनल की पॉलिसी है उसी के इर्द गिर्द घूमती हैं, तो इनकी भी पॉलिसी बस वैसी ही चलती है। इनके भी ऑब्जेक्टिव जो हैं इस पॉलिसी के, वो भी लगभग वो सेंटर वाले ही ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ छोटे मोटे अपने स्टेट के इन्हें डाल लिए, वो उतने से कोई मतलब है नहीं अपना। इनकी भी अपनी जो 88 की पॉलिसी है उसमें 4th जो सेक्शन है 4, उसमें बोला गया है स्ट्रेटजी, वही इनने बोला स्ट्रेटजी। 4.1 वहाँ पर बोला गया था कि फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए, बोला कि 1/3 33%, 66% और 20% का जो वहाँ कॉन्सेप्ट था, इनने भी 4.1 के अंदर वही को उठाया। इन्होंने बोला कि अपना जो है भूमि का 1/3 हिस्सा जो है अब इनने अपनी स्टेट पे अडॉप्ट कर लिया। इनने क्या बोला कि जो राष्ट्रीय वन नीति है 98 की, उसके अनुसार देश की जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका 1/3 हिस्सा जो है उसके अंतर्गत होना चाहिए, और हम इसकी फुलफिल करेंगे। यानी कि यूपी का 133 वो 1/3 यानी कि 33% एरिया में जंगल होना चाहिए। अपनी पॉलिसी ये कुछ वो कमिटमेंट कर रही है। फिर बकाया की चीज़ें बिल्कुल सिमिलर चली जाएंगी, अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर केवल इतना याद रख सकते हो आपके बकाया के कुछ खाली पीली की चीज़ें हैं इसमें। यहाँ पर आता है इको टूरिज्म पॉलिसी। अपनी राष्ट्रीय वन नीति में इको टूरिज्म वाला हिस्सा नहीं है। इन्होंने इसमें 2-3 पॉइंट और हैं। पहला इन्होंने बोला है कि इको पर्यटन को बढ़ावा देंगे, इसमें स्टेट वाले इको पर्यटन को देते हैं। कुछ स्टेट जैसे राजस्थान है, यूपी है, इनकी इको पर्यटन को प्रमोट करने के लिए एक अलग से पॉलिसी होती है। कुछ राज्य जैसे कि एमपी है, इन्होंने अपनी जो वन नीति है उसी में बीच में 4 पॉइंट दे के इको पर्यटन को निपटा लिया है। ये अपनी पॉलिसी अलग से नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर अपने यहाँ यूपी में इको पर्यटन की अलग से नीति है 2014 की। तो बस ये याद रख लो कि अपनी इको पर्यटन वाली नीति कब है, इको टूरिज्म कब की पॉलिसी है, ये 2014 की। तो बोला कि ये पॉलिसी वगैरह है, उसके हिसाब से हम लोग इको टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। इसमें आपकी पॉलिसी में जो नेक्स्ट मतलब का पॉइंट मिला था वो था बजट से रिलेटेड। जीएफएम की बात जो नॉर्मल पॉलिसी करती है वो भी यही करेंगे, ज़्यादा कुछ खास है नहीं उसमें। इन्होंने ये बोला कि हम अपने जो प्रदेश का जो कुल बजट है उसका 2.5% 2.5% जो है टोटल बजट का, वो हम वन विभाग को आवंटित करेंगे। ये अपने मतलब का है पॉइंट। बस इस पॉलिसी में बस इतने से ज़्यादा कुछ है नहीं, आपके काम का नहीं है। वैसे तो बहुत कुछ है, अगर रिटन एग्ज़ाम होता तो फिर मैं यहीं 15-20 मिनट आपको पढ़ाता।
कि टोटल बजट का करेंगे। ये क्यों? क्योंकि आपके यहाँ एक जो सिलेबस है उसमें वो बजट से भी रिलेटेड है। मीन्स फॉरेस्ट का इकोनॉमिकल रोल क्या है नेशनल और स्टेट जीडीपी में, तो वो पॉइंट है आपकी सिलेबस में। इसलिए अपन को याद रखना चाहिए कि 2.5% के आसपास हमें स्टेट बजट इसको अलॉट किया जाएगा। यहाँ पर आकर के अपना जो पॉलिसी वाला पार्ट है ये हो जाता है ख़त्म। अब इसके आगे अपने पास बचेंगे वन नियम, वन अधिनियम, वन अधिनियम। जैसे हमें पॉलिसी में ये तीनों पॉलिसी पढ़नी पड़ी और मेनली तो हम लोगों ने लास्ट की पॉलिसी को ही देखे। वन अधिनियम भी अलग अलग रहेंगे, लेकिन हम लोग किसी को नहीं पढ़ते, बस उनकी डेट देख लेते हैं कि कब आया और उसे नहीं पढ़ते। मेनली हमें देखना होता है 1927 का जो फॉरेस्ट एक्ट है उसी को देखना है और कोई एक्ट नहीं देखना। अब थोड़ा आसान हो जाएगा आपको। इसके अलावा आपको पढ़ना है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको थोड़ा समझ लेना है। ये एक्ट अच्छा है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। और फिर जो चिल्लर से छोटे छोटे से एक्ट हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी एक्ट है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एआर एक्ट है, इनकी ईयर और 2-4 फुटर पॉइंट, मतलब 2-2 स्लाइड मुश्किल से, और ये काम यहाँ हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए अपने यहीं रुकते हैं। हालांकि ये एक आध घंटे की क्लास है, इस हिसाब से डेली अपनी चलती रहेगी, लेकिन इसमें बस इतना करना है, अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो लगता है कि 12 मार्च फिक्स है, तो उस केस में फिर थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ा लेंगे, जिससे सिलेबस जल्दी से कवर हो सके। और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। दूसरों को भी चैनल सब्सक्राइब वगैरह करवा सकते हैं, बोल दीजिए, शेयर कर दीजिए, प्रमोट कर सकते हैं, जिससे थोड़ा क्रॉस हो जाए। ठीक है, नमस्कार।